तो ये गैनांग पोटोमीटर को हमने पूरा एपरेटस सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद क्या कर दिया हमने, इसको धूप में रख दिया। अब अपन ने ये पढ़ा है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जब ध्यान से सुनेंगे है ना, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पत्तियों में जो उपस्थित जो क्लोरोफिल है ना, ये या हरित वर्णक है, इस ये और पत्तियों में जो ये जो जल मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिल करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं ना। तो अब ये पूरी जो प्रक्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसमें जो पत्तियों के निचले सतह पर क्या रहता है, रंध्र, बहुत सारे रंध्र रहते हैं। पत्तियों की निचली सतह में क्या रहते हैं, बहुत सारे रंध्र रहते हैं। तो ये जो रंध्र हैं क्या करते हैं, इनसे जल की हानि भी होती है, पानी भाप बन के निकलता जाता है। तो जो जल निकल रहा है तो एक खिंचाव उत्पन्न होता है। जब एक कोशिका से ये जल रंध्र से जल निकल जाता है तो वो खिंचाव दूसरे और आगे उत्पन्न होता है। तो ये पूरा वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करने के लिए हम ये एपरेटस यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, गैनांग पोटोमीटर। क्या नाम है, गैनांग पोटोमीटर। हाँ, ये गैनांग पोटोमीटर है। अब हमने इस पौधे की जो शाखा है इसको इस तरह से हमने सेट कर दिया, ठीक है। और सेट करने के बाद हमने यहाँ से एक छोटा सा जो बबल है वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, बबल ये है ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या, पकड़ो मैं और सेट करती हूँ। हाँ, नीचे पकड़ो, ये दिख रहा है ना, यस मैम। ये हाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये थोड़ी देर, एक घंटे कम से कम इसको धूप में रहना चाहिए, है ना। तो जब ये धूप में रहेगा ना तो क्या होगा कि जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो हानि हो रही है, तो ये पत्तियां तने से जुड़ी हुई हैं, है ना, और तने की जो ट्विग है वो नीचे तरफ जल में डूबी हुई है। तो जो जल ये खींचेगा तना, ठीक है, तो जैसे ये जल खींचेगा तो यहाँ से ये जो बबल है ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर स्केल बना हुआ है ना, तो ये कितना बढ़ेगा बबल, वो अपन यहाँ पर एक निश्चित समय में कितना ये बबल यहाँ से आगे बढ़ा है वो हम ज्ञात कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। इसमें और इस तरह से इसको देखेंगे। पूरा प्रयोग हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या कि सबसे पहले हमने क्या किया, पौधे की शाखा को जल के अंदर रख दिया, काट दिया ताकि उस पर ऋणात्मक दाब उत्पन्न ना हो। तब फिर हमने शाखा के कटे हुए भाग को क्या किया, जो गैनांग पोटोमीटर में इस तरह से सेट कर दिया। सबको इतना समझ में आ गया। फिर पोटोमीटर में भली भांति जल भर करके मोम की सहायता से उपकरण को वायुरोधी बना देते हैं। मतलब ऐसा करते हैं कि इसमें कहीं से यहाँ से हवा अंदर ना जा सके, ठीक है। इस तरह से करने के बाद में क्या किया हमने, पोटोमीटर के पतले सिरे को जल में रखे बीकर में डुबो देते हैं। ये पतला सिरा है और इसको हमने जल में यहाँ डुबो दिया है। फिर इसके बाद इसी सिरे से पोटोमीटर के क्षैतिज सिरे में वायु का एक बुलबुला प्रविष्ट कराकर उसका प्रारंभिक मतलब कार्य जो नोट है, पाठ्यांक, वो नोट कर लेते हैं। जैसे अभी ये तो यहाँ पर है, पकड़ो जरा। अब हम थोड़ा सा ना इसको इसमें एक बुलबुला और हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, आएगा ना, हो जाएगा। मैम यहाँ पे भी तो है ना इससे बुलबुला दिख रहा है, बुलबुला टाइप से। पानी गिरने लगा, क्या पानी गिरने लगा। और खिंच रहा है, ये देखो बुलबुला है ना, ऊपर की तरफ खिंचेगा। लेकिन अब ये यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से फिर ये आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ से ये बुलबुला दिख रहा है ना, ये आगे की तरफ यहाँ तक जाते जाएगा। और ये बुलबुला जो है
इसको तेज धूप चाहिए असल में इस पौधे को, तब वो पानी खींचेगा, है ना। तो ये बुलबुला जो यहाँ पर ये स्केल दिख रहे हैं ना, इस स्केल से फिर वो कितना एक निश्चित जगह से कितनी दूरी तक आगे बढ़ा, कितने समय में, तो हम उतना टाइम नोट कर लेंगे। जैसे हमने टाइम नोट किया, मान लीजिए हमने नोट किया 2 बजे, हमने 2:20 पे ये हमने एपरेटस रखा, तो 2:20 पे ये बुलबुला कहाँ पर था, मान लीजिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, मान लीजिए 15 में था, है ना। तो 15 से ये आगे कितना चला, एक फिर हमने नोट कर लिया कि 2:20 पे ये 15 में था। इसके बाद हम 1 घंटे बाद जाके फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे बाद हमने देखा कि वो कहाँ तक चला, तो वो टाइम नोट कर लिया और हमने ये पाठ्यांक नोट कर लिया। तो इस तरह से प्रति इकाई ये पत्ती का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं कि पूरा जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सिरे से पोटोमीटर के 36 सिरे में हमने वायु का एक बुलबुला प्रवेश करा दिया। अब इस उपकरण को हम अब इसका नोट कर लिया हमने कि ये वायु का बुलबुला कहाँ पर है। सबसे पहले प्राथमिक पाठ्यांक नोट कर लिया, फिर इसके बाद में इस उपकरण को कुछ घंटों के लिए हम क्या करते हैं, धूप में रख के ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद कि वायु का बुलबुला इस ये जो क्षैतिज नलिका है, इस नलिका में कितना बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, हम ये देख लेते हैं, ठीक। इस तरह से फिर हम क्या देखते हैं, रिजल्ट हमको क्या मिलता है कि क्षैतिज नलिका में वायु के बुलबुले के द्वारा तय की गई दूरी, यानी जहाँ पर ये शुरू हुआ था, जहाँ हमें पहले दिखा था बुलबुला, और जब यहाँ से पानी खींचेगा ऊपर की तरफ, तो पानी खींचने के कारण ये इसके अंदर एक पतली नली है ना, तो ये बुलबुला आगे की तरफ खिंच जाएगा, क्योंकि पानी इस तने के निचले भाग से ऊपर की तरफ खिंच रहा है, क्योंकि पत्तियाँ क्या कर रही हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं, पानी की ज़रूरत उसको पड़ रही है, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की हानि भी हो रही है ना। यहाँ से पानी निकल रहा है रंध्रों से, तो जब यहाँ से पानी निकलेगा, पत्तियों के रंध्रों से पानी निकलेगा, तो वो पानी कहाँ, यहाँ से मिल रहा है ना, तो ये पूरी नली से वो पानी ऊपर की तरफ यहाँ से खिंचता जाएगा, तो वो नली में जो बुलबुला है वो बुलबुला आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम उसको फिर इस तरह से समय, निश्चित समय में वो उसका पाठ्यांक हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। तो क्या परिणाम निकला कि क्षैतिज नलिका में वायु के बुलबुले के द्वारा तय की गई दूरी पौधे की शाखा के द्वारा इकाई समय में वाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा के बराबर होती है। मतलब कि कितना पानी निकला वो कैसे पता चलेगा, यहाँ जो बुलबुला है वो कितनी दूरी यहाँ पर वो तय किया, इसमें जितना पानी था समझो कि वो उतना पानी भाप बन के निकल गया, उतना वाष्पोत्सर्जन हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप सबको समझ में आई। तो अच्छा, क्या सीखा आज अपन ने, गैनांक पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। सबको समझ में आया, चलिए।